नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गणपति विसर्जन की। अक्सर हम इसे बस एक बड़े जुलूस या त्योहार के अंत की तरह देखते हैं, पर आज हम इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इसमें मतलब इसके आध्यात्मिक मायने, इतिहास और जो इंसानी पहलू हैं वो सब शामिल हैं। हाँ, और ये भी कि भारत में अलग अलग जगह इसे कैसे मनाया जाता है, लोगों के क्या जज्बात जुड़े हैं, पर्यावरण वाला एंगल क्या है और इसके क्या उपाय हैं। और हाँ, कुछ फिल्मों का भी जिक्र है और इसे फिल्माने की क्या बारीकियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्जन का जो मूल आध्यात्मिक अर्थ है और इसका इतिहास वहां से। तो सबसे पहले ये कि विसर्जन का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ मूर्ति को पानी में डुबो देना भर तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये सिर्फ एक रिचुअल का अंत नहीं है। जानकारी यही बताती है कि ये जीवन, मृत्यु और फिर से जीवन, उस चक्र का प्रतीक है। एक तरह से ये गणेश जी की कैलाश वापसी है, अपने माता पिता शिव पार्वती के पास। अच्छा। और ये अहंकार और जो भी नकारात्मकता है उसे छोड़ने का भी प्रतीक माना जाता है। क्षणभंगुरता का सबक। क्षण भंगुरता हाँ। मतलब? मतलब ये कि जो भौतिक रूप है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो दिव्य तत्व है वो हमेशा रहता है, जिसे कहते हैं आकार से निराकार की ओर जाना। हाँ हाँ। और वो नारा भी तो है, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। बिल्कुल वही। विदाई भी है और अगले साल फिर से मिलने की उम्मीद भी। वो निरंतरता का भाव। ये बहुत दिलचस्प है। और आपने कहा आकार से निराकार की ओर। ये बात गणेश जी की उत्पत्ति वाली कहानी से भी तो जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल जुड़ती है। कैसे? माँ पार्वती ने उन्हें अपने चंदन हल्दी के लेप से बनाया। और फिर शिव जी ने अनजाने में सिर काट दिया। हाँ। और फिर हाथी का सिर लगा। हाँ, वही कहानी है। वो भी तो यही दिखाती है। रूप बदला पर तत्व तो वही रहा। और ये कहानी सिर्फ गणेश जी के रूप का मतलब नहीं समझाती, ये माँ बेटे के बीच का जो गहरा स्नेह है उसे भी सामने लाती है, जिससे त्योहार को एक भावनात्मक गहराई मिलती है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, एक एहसास बन जाता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा इतिहास पर आते हैं। ये बात भी काफी रोचक है कि कैसे लोकमान्य तिलक ने इसे बदला। मतलब 1893 में एक निजी पारिवारिक पूजा से इसे एक बड़े सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण नहीं थे। तिलक जी का मकसद था कि ब्रिटिश राज में जब सभाएं करने पर पाबंदी थी, तब लोगों को एकजुट किया जाए। एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाने का जरिया बनाया इसे। हाँ, मतलब समुदाय को जोड़ने का एक तरीका। बिल्कुल। पुणे से ये शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे फैला, कानपुर जैसे शहरों तक भी पहुंचा। कानपुर का भी जिक्र है। हाँ, वहाँ 1921 में तिलक जी के अनुयायियों ने इसे शुरू किया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक त्योहार सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का भी हिस्सा बन सकता है। और ये विविधता तो आज भी है ना। अलग अलग शहरों में विसर्जन का तरीका, माहौल सब कितना अलग है। मुंबई का सोचे तो। हाँ, मुंबई, लाल बागचा राजा और वो विशाल मूर्तियां, सड़कों पर लाखों लोग, ढोल ताशे का वो शोर, एक अलग ही माहौल होता है वहाँ, बहुत ऊर्जावान। और पुणे में? पुणे में जैसा कहते हैं ज्यादा पारंपरिक है। अनुशासित जुलूस होते हैं, ढोल ताशे वहाँ भी हैं, पर उनमें एक अलग तरह की लय और डिसिप्लिन दिखता है। हैदराबाद का भी जिक्र था। हाँ, हैदराबाद में महाराष्ट्रियन और जो वहाँ की स्थानीय परंपराएं हैं उनका एक मिक्सचर दिखता है। हुसैन सागर झील में बहुत बड़े स्केल पर विसर्जन होता है, और वो खैरताबाद गणेश की मूर्ति, वो तो अपने आप में एक लैंडमार्क है। अच्छा। और गोवा? वहां तो शायद थोड़ा अलग है। बिल्कुल। गोवा में इसी चावथ या परब कहते हैं, और वहाँ का माहौल जैसा पता चलता है ज्यादातर घरेलू और समुदाय पर आधारित है। संगोड़ का जिक्र था, वो क्या हाँ, है? संगोड़ शायद नावों पर बनी झांकियां होती हैं। और ये भी सुनने में आया कि कहीं कहीं 17 परिवार मिलकर एक साथ विसर्जन करते हैं। ये मुंबई या हैदराबाद की भीड़ से काफी अलग है, ज्यादा इंटीमेट है। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग अनुभव होगा। बिल्कुल। और कानपुर की बात करें तो जैसा आपने कहा, वहां तिलक जी वाली छाप दिखती है। गंगा किनारे विसर्जन होता है, सामुदायिक भावना मजबूत है। शायद मुंबई जैसा ग्रैंड स्केल ना हो, पर गंगा का किनारा और उत्तर भारत का अपना फ्लेवर वो एक अलग पहचान देता है। ये क्षेत्रीय विविधता सच में कमाल की है। पर इन बड़े आयोजनों के साथ साथ वो व्यक्तिगत जुड़ाव भी तो है। कई परिवारों के लिए तो ये 10 दिन बहुत निजी होते हैं।
घर में मूर्ति लाना, रोज पूजा, आरती, वो मोदक बनाना, बांटना। हाँ, और विसर्जन के बाद घर एकदम खाली खाली सा लगता है। कई लोगों ने ये बात शेयर की है। बच्चों का तो खास लगाव हो जाता है। बिल्कुल। सामग्री में भी ये बात है कि बच्चे कैसे मूर्ति से जुड़ जाते हैं और फिर विदाई के समय रो पड़ते हैं। एक सेलिब्रिटी का भी अनुभव था कि कैसे 25 साल से ये परंपरा चल रही है और विसर्जन बच्चों को रुला देता है पर शक्ति भी देता है। शायद वो जाने देने का सबक। लेटिंग गो। हाँ, और ये भी कि बप्पा एक गाइड की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के सबको रास्ता दिखाते हैं। ये तो हुई घर की बात, व्यक्तिगत श्रद्धा की। पर दूसरी तरफ वो बड़े पंडाल और जुलूस, उनमें तो एक अलग ही माहौल होता है। हाँ, वहाँ सामूहिक उल्लास होता है, एकता दिखती है, पूरा मोहल्ला या गांव एक साथ आता है, नारे लगते हैं, लोग नाचते गाते हैं, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी बन जाता है। सुनील ग्रोवर ने भी कहा था कि गणपति शहर में एकता लाते हैं। सही बात है, लेकिन इस सब उत्साह और जुड़ाव के साथ एक और पहलू है जिस पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, पर्यावरण पर असर। ये अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जो जानकारी हमारे पास है वो तो साफ बताती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी वाली मूर्तियां वो पानी में आसानी से खुलती नहीं है। महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं उन्हें गलने में। और उनमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं वो चमकदार पेंट, वो और भी खतरनाक है। उनमें लेड, मरकरी, कैडमियम जैसी जहरीली धातुएं होती हैं। ये पानी में घुलकर मछलियों और पानी के पौधों के लिए जहर बन जाती हैं। पानी की क्वालिटी खराब होती है। बिल्कुल, पीएच बैलेंस बिगड़ता है और ये पानी जब इंसानों के इस्तेमाल में आता है या संपर्क में आता है तो स्किन की बीमारियां और दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। और मूर्तियों के साथ वो प्लास्टिक और थर्मोकोल की सजावट, वो तो और मुसीबत है। वो पानी को ब्लॉक करते हैं, नालियां जाम करते हैं, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये तो अजीब बात है ना। एक तरफ हम प्रकृति में विलीन होने की बात करते हैं, निराकार में लौटने की, और दूसरी तरफ हमारे तरीके उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है। बिल्कुल। उत्सव का जो मूल विचार है और जो आजकल हो रहा है उसमें एक गैप आ गया है। पर अच्छी बात यह है कि अब जागरूकता बढ़ी है। हाँ, समाधानों पर भी बात हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि कई समाधान हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ, पारंपरिक तरीकों की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे मिट्टी की मूर्तियां। सामग्री में ये था। हाँ, शाड़ू मिट्टी या जो नेचुरल क्ले होती है उससे बनी मूर्तियां। और उन पर रंग भी प्राकृतिक, हल्दी, गेरू, मुल्तानी मिट्टी वाले। वो आसानी से घुल जाती होंगी पानी में। बिल्कुल, और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ये है असल में प्रकृति में वापसी। कुछ जगह तो और भी नए प्रयोग हो रहे हैं, जैसे विशाखापट्टनम में धान या खील या नारियल से मूर्ति बनाने का जिक्र है। अच्छा। और कुछ मूर्तियों में बीज भी डाल देते हैं। हाँ, ताकि विसर्जन के बाद वहां पौधा उग जाए। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और विसर्जन के तरीके में भी बदलाव आ रहा है, जैसे आपने कहा। हाँ, अब बड़े शहरों में आर्टिफिशियल तालाब या टैंक बनाए जा रहे हैं विसर्जन के लिए, ताकि नदियां और समुद्र गंदे ना हों। घर पर बाल्टी में विसर्जन भी तो करते हैं लोग। हाँ, वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है। घर पर ही बाल्टी या टब में विसर्जन करके उस पानी और मिट्टी को गार्डन में इस्तेमाल कर लेते हैं। सोसाइटी लेवल पर भी कॉमन टैंक का चलन बढ़ा है। और पूजा सामग्री का क्या? फूल, नारियल वगैरह? उसके लिए निर्माल्य कलश रखे जाते हैं। मतलब जो जैविक कचरा है उसे अलग इकट्ठा करके उससे खाद बनाई जाती है। मुंबई में प्लानेट बडी जैसी पहल भी है जो कचरा मैनेजमेंट पर काम कर रही है। तो कोशिशें हो रही हैं। ये तो अच्छी बात है। पर्यावरण के अलावा एक और चीज जिस पर कभी कभी बात होती है वो है ध्वनि प्रदूषण। वो तेज म्यूजिक, ढोल ताशे। हाँ, उसका भी जिक्र है। उत्सव का जोश जरूरी है, लेकिन कभी कभी वो दूसरों के लिए परेशानी बन जाता है। कशिश कपूर जैसे कुछ कलाकारों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तो एक संतुलन की जरूरत है उत्सव के उत्साह और लोगों की शांति के बीच। हालांकि ये भी सच है कि वही संगीत, वही माहौल लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर जोड़ता भी है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई इस पूरे अनुभव को, इस भव्यता को, इन भावनाओं को, इन मुश्किलों को कैमरे में उतारना चाहे, सिर्फ भीड़ दिखाने से आगे बढ़कर कुछ मतलब का बनाना चाहे। कुछ फिल्मों का जिक्र था। हाँ, जैसे एक फिल्म थी द मेजर ऑफ फेथ। वो एक बड़े गांव के उत्सव और एक शांत घरेलू पूजा का फर्क दिखाती है। द सिटी ऑफ गणपति मुंबई के स्केल पर फोकस करती है। नेशनल ज्योग्राफिक की भी एक डॉक्यूमेंट्री थी। हाँ, मेगा फेस्टिवल्स गणपति। वो भव्यता और परंपरा के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। स्वामी स्वरूपानंद की बातचीत भी रस्मों के गहरे मतलब पर जोर देती है। तो इनसे सीखने वाली बात क्या है, अगर कोई इसे फिल्माना चाहे? सीखने वाली बात यह है कि सिर्फ बाहर का शोरगोल या तड़क भड़क दिखाने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि कहानी का जो मानवीय पक्ष है, लोगों की आस्था है, उनकी भावनाएं हैं, जो कल्चरल डिटेल्स हैं, उनको पकड़ें।
भव्यता दिखाएं, पर वो जो छोटे निजी पल हैं उन्हें भी कैप्चर करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले रिसर्च करें, समझें कि ये सब है क्या। तकनीकी तौर पर भी ध्यान देना होता है। अच्छी क्वालिटी की इमेज और साफ आवाज। हाँ, खासकर इतनी भीड़ और शोर में आवाज़ रिकॉर्ड करना तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। तो सही माइक चाहिए जो डायरेक्ट आवाज पकड़े। कैमरा ऐसा हो जो कम रोशनी में भी काम करे, वाइड शॉट भी ले सकें और क्लोजअप भी। और कैमरा हिले नहीं, इसके लिए ट्राइपॉड या गिम्बल जरूरी है। पर शायद तकनीक से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शूट कैसे कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है। बिल्कुल। सबसे जरूरी है सुरक्षा और सम्मान। अपनी और अपने सामान की सुरक्षा पहली चीज है भीड़ में। फिर परमिशन लेना बहुत जरूरी है, आयोजकों से और जिन लोगों को आप करीब से फिल्मा रहे हैं उनसे। दखलंदाजी न करें, एक ऑब्जर्वर की तरह रहें। सनसनीखेज बनाने से बचें। हाँ, और सम्मानजनक रहें। और हमेशा एक एग्जिट प्लान रखें, पता हो कि अगर कुछ हो जाए तो निकलना कहाँ से है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो गणपति विसर्जन सिर्फ एक अंत नहीं है। नहीं, ये जीवन के चक्र का, क्षणभंगुरता का प्रतीक है। आकार से निराकार की ओर जाने का, और अगले साल गणेश जी के फिर आने की उम्मीद का। और हमने देखा कि ये पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मुंबई की भव्यता, गोवा की सादगी, कानपुर की अपनी पहचान। हाँ, व्यक्तिगत श्रद्धा और सामुदायिक उल्लास दोनों का संगम है ये। घर की पूजा से लेकर सड़क का जुलूस तक। पर्यावरण वाली चुनौतियां सच हैं। पीओपी, केमिकल रंग, ये गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पारंपरिक ज्ञान और नई सोच से समाधान भी निकल रहे हैं। मिट्टी की मूर्तियां, आर्टिफिशियल तालाब। और आखिर में कि अगर ऐसे किसी आयोजन को फिल्माना हो तो सिर्फ नज़ारा नहीं, उसके पीछे की कहानी, भावनाएं और सम्मान जरूरी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने आध्यात्मिक पहलू देखा, ऐतिहासिक मोड़ देखा, क्षेत्रीय विविधता, लोगों के जज्बात, पर्यावरण की चिंता और उसके उपाय भी देखे। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये जो हम पर्यावरण अनुकूल तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की मजबूरी है, या फिर ये हमें शायद अनजाने में ही विसर्जन के मूल आध्यात्मिक मतलब के ज्यादा करीब ला रहा है, प्रकृति में विलीन होने के, निराकार के पास? ये सोचने वाली बात है। क्या ये हमें उस बाहरी दिखावे से थोड़ा दूर करके प्रकृति से और खुद से ज्यादा गहरे जुड़ने का मौका दे रहा है? और क्या घर पर बाल्टी में विसर्जन जैसे छोटे व्यक्तिगत तरीके जाने देने के हमारे अनुभव को बदल रहे हैं, उसे ज्यादा निजी, ज्यादा आत्मचिंतन वाला बना रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।